प्रॉब्लम। A proton is bombarded on a stationary lithium nucleus। ठीक है, अब फिर ध्यान रखना है स्टेशनरी लिथियम न्यूक्लियस, और एक प्रोटॉन आके कोलाइड करेगा उसके, लेट से लिथियम न्यूक्लियस क्या होता है 3Li7, और प्रोटॉन को आप लिख देते हैं 1p1, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्टेशनरी लिथियम न्यूक्लियस से कोलाइड करता है, एज ए रिजल्ट ऑफ कोलिजन 2 अल्फा पार्टिकल्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो ये रिएक्शन बेसिकली ऐसे लिख दोगे आप। ठीक है ना, जस्ट फॉर आपकी रेफरेंस के लिए, कोई पूछेगा नहीं कि आपसे ये रिएक्शन लिख के बताओ, ऐसे जस्ट फॉर आपके रेफरेंस के लिए हमने लिख लिया कि 1p1 3Li7, तो इधर 4 है, तो ठीक है, बिल्कुल 4 इधर भी हो रहा है, 8 उधर है, इधर भी 8 है, तो इस तरह की न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है। ठीक है, if the direction of motion of alpha particles with initial direction of motion makes angle of cos inverse 1/4, direction of motion of alpha particle with initial direction of motion makes an angle cos inverse 1/4। ठीक है, तो जो इनिशियल किसकी डायरेक्शन थी, प्रोटॉन की थी, ये तो रेस्ट पर था, तो प्रोटॉन किसी लाइन पर आ रहा होगा इस तरीके से। ठीक है, जैसे मान लो ये प्रोटॉन यहाँ पर आके टकरा रहा है इससे, तो अब जो दो अल्फा पार्टिकल बन रहे हैं, ठीक है, वो आपके अल्फा पार्टिकल इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन से cos इनवर्स 1/4 बना रहे। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि इनिशियल डायरेक्शन ये थी और दोनों ही एक ही लाइन पर जा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, ये आपको क्लियर है। बताओ अरियंत, ऐसा क्यों नहीं होगा कि दोनों एक ही लाइन पे क्यों नहीं जा सकते टकराने के बाद, ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ ऐसे टकराता और दोनों एक ही लाइन पे चले जाते, तब भी तो दोनों अल्फा पे जा रहे हैं ना, इसने ये तो बोला है इनिशियल लाइन ऑफ मोशन से दोनों अल्फा पे जा रहे हैं। तो ये ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि एक ही इधर ही चले जाएं दोनों? मैंने दो अलग अलग ऐसे क्यों बनाए हैं? ऐसे की जरूरत आ गई मुझे कि मैं एक को इधर बना रहा हूँ और एक को इधर बना रहा हूँ? मैं ये भी तो कर सकता था, दोनों ही इधर चले गए, इसमें क्या दिक्कत है? उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बताओ फिर मैंने ऐसे अलग अलग क्यों बनाए? बहुत सिंपल है बेटा, कि इस लाइन पर आ रहे थे जब ये प्रोटॉन इधर था, ये रेस्ट पर। इनिशियल मोमेंटम 0 है फिर। हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो यार, कुछ नहीं। इसका मोमेंटम इधर था। हाँ बिल्कुल धर्मांश, वेरी गुड। कि इनिशियल मोमेंटम ये था ना, आप दोनों इधर कर देते तो इस डायरेक्शन में मोमेंटम नहीं आ जाता, पहले था नहीं, तो वही बात, मोमेंटम कंजर्वेशन तो कभी भी फेल नहीं होगा ना। ठीक है, तो इसलिए आप क्या बोलेंगे, इसकी लैंग्वेज का मतलब यही है कि इधर एक अल्फा पे जा रहा है तो दूसरा भी इधर अल्फा पे जा रहा है। ठीक है, और इनकी काइनेटिक एनर्जी भी दोनों की पक्का सेम होनी चाहिए, नहीं तो फिर भी मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। ठीक है ना, m/v सेम होना चाहिए दोनों का, तभी तो मोमेंटम इधर 0 होगा। अल्फा तो सेम कर दिया आपने जो गिवन था, तो इसका मतलब ये समझ में आ गया कि देखो, अब एक चीज मैं आपको यहाँ सिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर मोमेंटम m/v की जगह इस तरह के न्यूक्लियर रिएक्शंस में जब आप कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे, तो बहुत ही स्ट्रांगली एडवाइजेबल है आपको कि आप मोमेंटम इस फॉर्म में लिखेंगे बेटा, ट्वाइस ऑफ मास ऑफ एन काइनेटिक एनर्जी, √2m के लिखेंगे आप मोमेंटम, m/v की जगह। ठीक है, m/v की जगह आप क्या लिखिए, √2m के लिखिए, काफी लाइफ आसान रहेगी। बार बार हाफ mv स्क्वायर करेंगे फिर रूट लेंगे, उसमें परेशान हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है न्यूक्लियर रिएक्शन है, क्यू वैल्यू हैंडल करना होगा, क्यू वैल्यू डायरेक्टली एनर्जी की टर्म में लिखोगे। ठीक है ना, इन कोलिजन में कोई वो तो लगने वाला नहीं जिसके लिए हमने वहां पर मैकेनिकल कोलिजन में m/v लिखना प्रेफर करते हैं, केवल इस फार्मूले की वजह से, क्योंकि यहाँ पर ऐसा तो कुछ नहीं है, मैंने पहले ही बताया, ये केवल डिफॉर्मेशन से रिलेटेड है। ठीक है, और एटॉमिक डिफॉर्मेशन या इसमें, पॉसिबल नहीं है। हाँ इनमें कोई डिफॉर्मेशन जैसी कोई चीज नहीं है, तो इस तरह की न्यूक्लियर या एटॉमिक कोलिजन्स में, ठीक है ना, हम लोग क्या लिखेंगे, एडवाइजेबल है कि मोमेंटम को आप √2m के लिखें। ठीक है बेटा, तो 2m के इनिशियल है, और यहाँ पर कितना है, इसका मास हिलियम का 4m है, इसका प्रोटॉन का m होता है, तो इसका 4m होगा। नहीं भी लिखा तो हम मान लेंगे, यहाँ पे लिख दिया क्या कहीं पर न्यूक्लियस, यहाँ लिख दिया है इसने, एटॉमिक मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली ऑफ न्यूट्रॉन, तो ठीक है बिल्कुल, प्रोटॉन का m है तो यहाँ पर इसका हम 4m मान लेंगे बिल्कुल। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर k मान ली, वहां पर k इनिशियल है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन, तो आपको के इनिशियली पूछी है इसने। ठीक है ना, और अल्फा गिवन है, याद रखिए कॉस अल्फा 1/4 गिवन है आपको। बहुत आसान है, फिर से वही, कुछ है नहीं, लेकिन अगर ये समझदारी आपने इसको 10 बार नहीं किया तो फिर डेवलप नहीं होगी एग्जाम में, फिर लगता है पता नहीं क्या लगा है इसको। लगानी सिर्फ 3 चीजें ही हैं, चौथी है ही नहीं सारे क्वेश्चंस में, कोलिजन्स के, एटॉमिक हो या फिर ये न्यूक्लियस।
ठीक है ना, या न्यूक्लियस वाली में क्यू वैल्यू एक्स्ट्रा आ गई, मास भी चेंज हो जाता है। ठीक है, पहले जो एटॉमिक कोलिजन थी उसमें मास नहीं चेंज होता, मास वैसा ही था, बस एटम एक्साइटेशन स्टेट में चला जा रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर क्या है वो चेंज ही हो जा रहा है, तो यहाँ पर क्यू वैल्यू एक अलग से फैक्टर आ गया। ठीक है, तो आपको देखो क्या क्या दे रखा था, स्ट्राइकिंग फोटोन की एनर्जी निकालनी है आपको, बाइंडिंग एनर्जीज गिवन है लिथियम की और हीलियम की, बाइंडिंग एनर्जीज आपको गिवन है यहाँ पर, और अज्यूम मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। अभी डिस्कनेक्ट होगा तो तुरंत ज्वाइन कर लेंगे बेटा, ठीक है ना। देखो क्यू वैल्यू कितनी आ गई आपकी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, तो प्रोडक्ट कौन सा है यहाँ पर, ये दोनों है। ध्यान रखो आपको क्या दे रखी है, पर न्यूक्लियन दे रखी है, तो 7 और 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा बाइंडिंग एनर्जी, तब यूज किया जाए। तो प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जीज माइनस रिएक्टेंट की बाइंडिंग एनर्जीज, तो ये 17.28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू आ गई। ठीक है, और यहाँ पर ये आ जाएगा आपका पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल, तो पी इनिशियल आपका ये आ गया √2 m के इनिशियल। ठीक है ना, जो इनिशियल मोमेंटम था फाइनल ये रहा, कॉस अल्फा गिवन है, तो आप इस कॉस अल्फा को 1/4 रखो, तो आपका क्या आ जाएगा, के इक्वल टू के इनिशियल आ जाएगा। मतलब यहाँ पर जो दोनों की काइनेटिक एनर्जी है वो इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ, यहाँ पर एक की के इनिशियल है तो दो की मिलके 2 के इनिशियल होगी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, के इनिशियल, तो चेंज कितना आया, चेंज आया के इनिशियल। लो, तो इसका मतलब जो पूछ रहा है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, वो डायरेक्टली क्यू वैल्यू के बराबर ही तो आ गई, और क्यू वैल्यू यहाँ से निकाल रखी है 17.28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसलिए जो स्ट्राइकिंग प्रोटॉन है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज इक्वल टू 17.28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, बात क्लियर है। तो सबसे पहले फिर सुन लीजिए, एक स्टेशनरी लिथियम न्यूक्लियस था, प्रोटॉन ने आके टक्कर मारी, दो अल्फा पार्टिकल जनरेट हो रहे हैं, कैसे जा रहे हैं वो हमने मोमेंटम कंजर्वेशन से क्लियरली देख लिया। ठीक है, उसके बाद एक बार मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई किया, तो यहाँ पर उनकी जो काइनेटिक एनर्जी और प्रोटॉन की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन आ गया। फिर क्योंकि बाइंडिंग, तो क्यू वैल्यू कैसे भी निकाल लेता है, कई बार मास दे देता है, कई बार बाइंडिंग एनर्जी दे देता है, तो मैंने तीनों मेथड इसलिए यहाँ शुरू में ही बता दिया। यहाँ पर क्यू वैल्यू कैसे निकालेंगे, बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी से निकाली, किसके बराबर होगी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वो लगा दिया। ठीक है, दो जनरेट हो रहे हैं, के इक्वल टू के इनिशियल आ चुका है, तो यहाँ पे टोटल काइनेटिक एनर्जी है 2 के इनिशियल, इनिशियली के इनिशियल थी, तो क्यू वैल्यू आई के इनिशियल, क्यू वैल्यू आपने निकाल ली यहाँ पर, तो इसलिए आपकी जो स्ट्राइकिंग प्रोटॉन की एनर्जी है वो आ गई 17.28 मेगा इलेक्ट्रॉन। ये वाला जो बात है ना, गो थ्रू पीडीएफ ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ये मैंने लेक्चर 5 के लिए लिख रखी है, वो मैं पढ़ाता नहीं है। अब जो लेक्चर 5 आएगा इसके बाद, वो एनसीईआरटी के आर्टिकल्स को ही मैंने थोड़ा ऑर्गेनाइज वे में लिख दिया है, जैसे जैसे एग्जाम में पूछ सकता है, तो वो 10th क्लास की साइंस की तरह याद कर लेना है। ठीक है, मेंस में उसमें के अंदर से एक लाइन में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एडवांस में कुछ नहीं पूछेंगे। ठीक है, मेंस में उसकी लाइंस के अंदर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट रहेगा, मैंने पूरा लिख भी दिया है आपको ऑर्गेनाइज वे में, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं लेक्चर 5 की जो पीडीएफ है। ठीक है, और आप एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हैं, बट याद कर लें उसको, उसमें से पूछा जा सकता है मेंस में किसी भी तरह से। ठीक है, तो ये आपको वो एडवाइस किया है मैंने यहाँ पे। चलो और क्वेश्चन आ गए, तो एक सेकेंड,